दोस्तों नमस्कार। मैं रंजन कुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संगत शिक्षा में। दोस्तों आज बात करेंगे बीपीएससी 67वीं की जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बिहार से संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस कड़ी में बिहार स्पेशल का जो विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों बिहार स्पेशल में भी जो इतिहास का विषय है उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग 70 से 80% क्वेश्चन सिर्फ इतिहास से पूछे जाते रहे हैं। इस संदर्भ में आप सभी लोगों का कंसेप्ट डेवलपमेंट काफ़ी आवश्यक हो जाता है। दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग आज इम्तियाज़ अहमद जो कि इस क्षेत्र का काफ़ी स्टैंडर्ड बुक माना जाता है उसके सब्जेक्टिव वाले बुक के अध्ययन को स्टैंडर्ड सोर्स मानते हुए हम लोग उसका अध्ययन करते हुए बिहार स्पेशल का जो क्षेत्र है उसको कवर करेंगे। दोस्तों सब्जेक्टिव वाला बुक पढ़ना आवश्यक इसलिए है क्योंकि उससे आप लोग का कंसेप्ट बिल्डिंग होगा और ऑब्जेक्टिव भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब्जेक्टिव से अगर आपका एक बार कंसेप्ट डेवलपमेंट हो गया तो आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो दोस्तों इस संदर्भ में सब्जेक्टिव वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और मुझे लगता है कि अगर एक बार आपका बेसिक मजबूत हो जाता है तो आप क्वेश्चन को यूं ही डील कर लोगे। दोस्तों तो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे ताकि वीडियो भी छोटा हो जाए और आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे। दोस्तों हम लोग पहले पार्ट में जो भी इस क्षेत्र से संबंधित पहला जो चैप्टर कह सकते हैं वो है, हम लोग पहले उसको डिस्कस करेंगे। इसमें बिहार और ऐतिहासिक संपदा का जो चैप्टर है प्रथम अध्याय में है, इसको हम लोग सर्वप्रथम डिस्कस करेंगे और इसी संदर्भ में आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, कि अतीत की घटनाओं का प्रामाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। यह प्रामाणिक विवरण मानक स्रोतों पर आधारित होता है जो साहित्यिक और पुरातात्विक श्रेणियों में विभाजित है। पहले का संबंध विविध लिखित रचनाओं से होता है और दूसरे का उत्खनन में प्राप्त विभिन्न सामग्रियों से। इसके अतिरिक्त भी स्रोतों के कुछ अन्य रूप होते हैं। इसमें किंवदंतियाँ, धार्मिक ग्रंथ, लोक कथाएं आदि शामिल है, परंतु इनकी उपयोगिता सीमित है क्योंकि इनकी पुष्टि और कालक्रम का निर्धारण कठिन है। इन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं और प्रवृत्तियों की चर्चा इन पृष्ठों में प्रस्तुत है। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार कई कारणों से अग्रगण्य है। स्मरणीय है कि भारतीय इतिहास की निरंतरता लगभग 5 सहस्त्राब्दियों पर फैली है और इसका पूर्व ऐतिहासिक चरण लगभग 1 लाख ईसा पूर्व तक जाता है। इस लंबी अवधि में बिहार की ऐतिहासिक भूमिका निर्णायक रही है और इससे संबंधित ऐतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक स्थल बिहार में बिखरे पड़े हैं। बिहार की राजनीतिक सीमाएं पिछले दशकों में कई बार बदली है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर नए प्रांत का गठन हुआ। 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक कर बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। सामान्यतः 1912 को बिहार प्रांत के गठन का वर्ष माना जाता है। मगर स्मरणीय है कि उस वर्ष बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत बने थे और 1936 में ही पृथक बिहार का गठन संभव हुआ। 1947-48 में बिहार एवं उड़ीसा की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ जब देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया गया। 1956 में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में शामिल किए गए। 15 नवंबर 2000 को बिहार का पुनः विभाजन हुआ और छोटा नागपुर के पठारी भूखंड और इससे संबंधित जनजातीय बाहुल आबादी वाले क्षेत्र को झारखंड नामक नए राज्य का रूप दिया गया। उपर्युक्त राजनीतिक परिवर्तनों से परे बिहार की वर्तमान सीमाओं में घिरा क्षेत्र ऐतिहासिक संपदा के कारण विशिष्ट महत्व रखता है। पूर्व ऐतिहासिक काल से ही विकसित होने वाली संस्कृतियों का यह क्षेत्र महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और विभिन्न युगों में देश के इतिहास एवं संस्कृति के विकास में इसका उल्लेखनीय योगदान भी रहा है। यह क्रम पूर्व ऐतिहासिक काल से ही आरंभ हो जाता है। लगभग 1 लाख ईसा पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पूर्व प्रस्तरकालीन औजारों के अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें खुरदरे पत्थर के बने कुल्हाड़ियों के फल,
चाकू और खुरपियाँ भी शामिल हैं। मध्यवर्ती और परवर्ती पूर्व प्रस्तर युगीन लगभग 40,000 से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नव प्रस्तर युग के अवशेष सारण और वैशाली जिलों में मिले हैं। इनमें छोटे आकार के पत्थर और कहीं कहीं हड्डी के भी औजार शामिल हैं। इनका काल जो है सामान्यतः 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष सारण, वैशाली, गया और पटना जिलों से प्राप्त हुए हैं। जिस निरंतरता के साथ और जितनी लंबी अवधि के क्रम में यह औजार प्राप्त हुए हैं, इससे यह अनुमान होता है कि पूर्व ऐतिहासिक युग भी बिहार मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रहा है। बिहार में ऐतिहासिक युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से जुड़ा है। आर्यों के पूर्वी भारत में विस्तार और गंगे घाटी के क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में बिहार का विशेष महत्व रहा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उद्गम स्रोत के रूप में बिहार ने संसार को शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया। इसी क्षेत्र से विशाल साम्राज्यों की उत्पत्ति की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभ हुई। नंद शासक द्वारा प्रस्तुत नींव पर मौर्यों ने कुशल केंद्रीकृत शासन प्रणाली का यहाँ निर्माण किया। सम्राट अशोक ने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया। गुप्त काल में यह क्षेत्र विद्या, साहित्य और विज्ञान की अद्भुत प्रगति का साक्षी रहा है। पाल शासकों ने बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केंद्र बनाया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त रही। चित्रकला एवं मूर्तिकला की अनूठी प्रगति भी इस युग की विशेषता है। मध्यकालीन बिहार मुगल सत्ता के विरुद्ध अफगानों की चुनौती का केंद्र रहा। महान अफगान शासक शेर शाह सूरी की कर्मभूमि बिहार में ही थी। ये क्षेत्र उसके प्रशासनिक सुधारों का प्रयोगशाला भी रहा। 17वीं शताब्दी में मुगलों के अधीन विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक समृद्ध केंद्र बिहार था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस क्षेत्र में सक्रिय रही। बिहार में ही सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बिहार की इसी भूमि पर महान सूफी संत ने प्रेम, बंधुत्व और सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश भी दिए। आधुनिक काल में बंगाल एवं बिहार भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का प्रारंभिक केंद्र रहा। ब्रिटिश सत्ता के विकास के क्रम में बक्सर का निर्णायक युद्ध बिहार में ही लड़ा गया। ब्रिटिश सत्ता को पहली सशक्त चुनौती देने वाला बहावी जन आंदोलन बिहार में ही संगठित हुआ। 1897 में बाबू कुंवर सिंह एवं पीर अली ने जैसे देशभक्तों ने ब्रिटिश सत्ता को यहाँ ललकारा। गांधी जी ने चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग भारत में जन आंदोलन के हथियार के रूप में 1917 में किया। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार की भूमि ने प्रदान किया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की कल्पना इसी क्षेत्र में व्यापक जन आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रही। वर्तमान समय में बिहार सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव और समावेशी विकास का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बिहार के इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त अवलोकन इस अध्याय में प्रस्तुत है। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे स्रोत कि बिहार के अध्ययन के बारे में कौन कौन से स्रोत मुख्य और महत्वपूर्ण हैं। बिहार के अध्ययन संबंधी स्रोत अनेक हैं। इनमें पुरातात्विक सामग्री भी है और साहित्यिक भी। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद अर्थात सारण, चेचर अर्थात वैशाली, सोनपुर अर्थात सारण एवं मनेर पटना से ताम्र प्रस्तर युगीन वस्तुओं और मृदभांड उपलब्ध हुए हैं। प्राचीन काल के लिए मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। काफ़ी मात्रा में सिक्के भी इस क्षेत्र में मिले हैं, जिनमें आरंभिक आहत सिक्कों से गुप्तकालीन सिक्के तक शामिल हैं। राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र अर्थात पटना और बराबर पहाड़ियों में स्थित प्रमुख स्मारक भी पुरातात्विक स्रोतों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। दोस्तों, साहित्यिक रचनाओं में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण, परवर्ती काल के विभिन्न पुराण, रामायण और महाभारत, बौद्ध रचनाओं में अंगुत्तर निकाय, दिग् निकाय, विनय पिटक, जैन रचना भगवती सूत्र आदि धार्मिक रचनाएं, विदेशी यात्रियों मेगास्थनीज, फाहियान, इत्सिंग, युआनचुआंग के वृत्तांत, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र और गुप्तकालीन साहित्यिक रचनाएं भी बिहार के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। मध्यकाल के लिए मिन्हास की, तबकाते नासरी, इक्तसान देहलवी की, बसाती नूर उन्स, शेख कबीर की, अफसानाए साहा, अब्बास सरवानी की,
तारीख शेर शाही, रिजकुल्ला की, बकियात मुश्ताकी, गुलाम हुसैन सलीम की, रियास उस सलातीन, गुलाम हुसैन तबातबई की, सियर उल मुतखरिन, आदि बिहार से संबंध जानकारी के विशिष्ट स्रोत हैं। समान इतिहास की कुछ रचनाएं बिहार के लिए भी स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। इसमें मिनहाज की तौकात नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही, अबुल फजल का अकबरनामा, बाबर की तुजुके बाबरी एवं मिर्जा नाथिन की बहिस्तान गैबी उल्लेखनीय हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी अनेक हैं। फारसी भाषा में मुल्ला तकिया, अबुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक और बहबहानी के वृत्तांत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यूरोपीय यात्रियों में रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनुची, टैवर्नियर, वारी तथा बिशप हर्पर ने अपने यात्रा वृत्तांतों में बिहार का वर्णन किया है। विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के फैक्ट्री रिकॉर्ड्स भी उपयोगी स्रोत हैं। सूफी संतों से संबंधित साहित्य, जो तजकीरा, मलफूज और मकतूब श्रेणियों में विभाजित हैं, स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के इतिहास के अनेक स्रोत संस्कृत और मैथिली भाषा में उपलब्ध हैं। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका और ज्योतिरीश्वर की बर रत्नाकर एवं चंद्रेश्वर की रजनी रत्नाकर इनमें उल्लेखनीय है। पंजी और प्रशस्ति साहित्य भी इस संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मध्यकालीन बिहार के लिए अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्र और समान उपयोगी वस्तुएं भी संग्रहालयों में सुरक्षित है, जो तत्कालीन परिस्थितियों के अध्ययन में सहायक है। आधुनिक बिहार के इतिहास के अध्ययन के लिए भी विस्तृत एवं विविध स्रोत सामग्री हैं। इनमें डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एवं सेटलमेंट रिपोर्ट्स आदि प्रमुख हैं। प्रशासनिक महत्व के पत्रों का संकलन, विशेषकर फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विविध बृहद रिपोर्ट्स राष्ट्रीय और राजकीय अभिलेखागार में सुरक्षित सरकारी संचिकाएं एवं अन्य कागजात भी इस संदर्भ में काफ़ी उपयोगी हैं। बिहार से प्रकाशित होने वाले अनेक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और साहित्यिक कृतियां जो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं, समसामयिक घटनाओं की जानकारी देने में सहायक हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक केंद्रों और अन्य संस्थाओं के कागजात भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। निजी पत्र, डायरियां, संस्मरण आदि की उपयोगिता भी सर्वविदित है। निकट अतीत के लिए, विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानने के लिए साक्षात्कार द्वारा भी जानकारी प्राप्त की गई है। इस प्रकार ऐतिहासिक स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो बिहार के संबंध में हमारी जानकारी को समृद्ध बनाते हैं। दोस्तों, अब है पूर्व ऐतिहासिक बिहार। पूर्व ऐतिहासिक युग का आरंभ संसार के विभिन्न भागों में अलग अलग समय में हुआ और इसके कालक्रम के निर्धारण में एक रूपता नहीं है। इस आरंभिक चरण को प्रस्तर युग यानी कि स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि इस समय के आदि मानव के जीवन और क्रियाकलाप के साक्ष्य पत्थर के बने हथियार और औजारों के रूप में मिलते हैं। प्रस्तर युग को 3 चरणों में पुनः विभाजित किया गया है: प्राचीन प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग और नव प्रस्तर युग। दक्षिण एशिया में प्राचीन प्रस्तर युग आज से लगभग 30,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक, मध्य प्रस्तर युग 10,000 से 8,000 वर्ष तक और नव प्रस्तर युग 8,000 से लेकर 9,000 वर्ष पूर्व तक रहा। श्रीलंका में प्राचीन प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, जबकि पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान से नव प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन प्रस्तर युग में पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग हथियार के रूप में किया जाता था। यह बड़े और खुरदरे होते थे। खुरदरे मतलब बना होता था, बड़ा भी होता था काफ़ी और काफ़ी खुरदरा भी होता था। और इसका जो उपयोग है जानवरों का शिकार करने के लिए होता था। उस समय का आदि मानव का भोजन कंदमूल और पशुओं का मांस था, अतः उसे जंगलों और पहाड़ों के दामन अर्थात तलहटी में रहने की मजबूरी थी। इस काल से जुड़े हथियार में पत्थर के चाकू, कुल्हाड़ियों के फल और खुरपी आदि शामिल हैं। इनके अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों में तथा अविभाजित बिहार झारखंड के अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रस्तर युग में हथियारों के साथ औजारों के नमूने भी मिलते हैं, क्योंकि उस समय तक आदि मानव ने पत्थरों के उपयोग में अधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। इस काल के हथियार औजार छोटे पत्थरों के बने हैं, उनका आकार बेहतर है और इनमें घाट और नोक भी है।
इनके नमूने भी परवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग के नमूनों के साथ उपयुक्त स्थानों से मिले हैं, जिससे इन स्थानों पर मानव जीवन के विकास के निरंतर क्रम के प्रमाण मिलते हैं। नव प्रस्तर युग के अवशेष मैदानी क्षेत्रों में स्थित जगहों से प्राप्त हुए हैं। इनमें चिरांद अर्थात सारण, चेचर अर्थात श्वेतपुर अर्थात वैशाली, सेनुआर कोस्ट में रोहतास, मनेर, पटना प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ से न केवल पत्थर के बने अत्यंत मतलब माइक्रोलिथ, हड्डी से बने औजार और हथियार भी प्राप्त हुए हैं। स्मरणीय है कि यह सभी स्थान नदियों के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त सामग्री आदि मानव के जीवन के संबंध में विस्तृत जानकारी तो प्रदान करती ही है, मगर इतना संकेत अवश्य मिलता है कि जीवन शैली में कुछ निर्णायक परिवर्तन आए। जंगलों और पहाड़ियों के बीच रहने के बजाय अब मैदानी क्षेत्र में निवास का क्रम प्रारंभ हुआ। कृषि का प्रारंभिक विकास भी हुआ और भोजन संजीहक अर्थात फूड गेदर की जगह आदि मानव अब स्थिर जीवन अर्थात सेटल्ड लाइफ के चरण में आ गया। प्रस्तर युग की जानकारी का अन्य महत्वपूर्ण स्रोत गुफा चित्र केव पेंटिंग है। बिहार में कैमूर की पहाड़ियों नवादा और जमुई से ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य भारत से प्राप्त गुफा चित्रों और इनमें काफ़ी समानता है। इन चित्रों में प्राकृतिक वस्तुओं के साथ मानव गतिविधियों जैसे शिकार नृत्य आदि के भी दृश्य देखने को मिलते हैं। इनसे आदि मानव की जीवन शैली को समझा जा सकता है। नव प्रस्तर युग का अंत होते होते मनुष्यों ने तांबे का उपयोग आरंभ कर दिया था। इस काल को ताम्र प्रस्तर मतलब ताम्रपाषाण काल जिसको बोलते हैं ताम्र प्रस्तर युग कहा जाता है और इसकी अवधि 3000 से लेकर 1500 ईस्वी मानी जाती है। तदुपरांत लौह युग का आरंभ हुआ। भारत में लोहा का उपयोग संभवतः 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। यद्यपि कुछ पुरातत्व शास्त्री 1500 ईसा पूर्व से ही लोहे के उपयोग की चर्चा करते हैं। ताम्र प्रस्तर युग में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विकसित सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास मिलता है। इसके दो प्रमुख नगर हड़प्पा जो कि पश्चिमी पंजाब में है और मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में स्थित थे। यह दोनों नगर अब पाकिस्तान में हैं। सिंधु सभ्यता का इतिहास कई चरणों में प्रस्तुत हुआ, परंतु इनका सबसे उन्नत चरण 2500 से लेकर 1500 BC अर्थात ईसा पूर्व तक रहा। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रहा, मगर बिहार में इसके अवशेष नहीं मिलते हैं। फिर भी ताम्रपाषाण कालीन अवशेष भी सोनपुर एवं ताराडेह, गया, चिरांद अर्थात सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना और सेनुआर रोहतास में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों से टेराकोटा अर्थात पकाई मिट्टी की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है। इसके साथ ही पुरातात्विक साक्ष्यों की नई श्रृंखला आरंभ होती है, जिसका विकसित चरण कलर्ड पोट्री अथवा मृदभांड के रूप में प्रस्तुत होता है। ऐसे मृदभांडों की 3 रूप हैं, जिसका क्रमिक विकास हुआ। रेड एवं ब्लैक वेयर, लाल एवं काले मृदभांड 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद विकसित हुआ था। वहीं पेंटेड ग्रे वेयर रंगीन धूसर मृदभांड 1200 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। एक और है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर उत्तरी भारत में प्राप्त चमकीले काले मृदभांड, जिनका विकास 700 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक हुआ था। बिहार में उपयुक्त मृदभांडों के अवशेष विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। इस प्रकार मानव जीवन के आदिकाल से ही बिहार में मनुष्य के रहन सहन का साक्ष्य उपलब्ध है। भारतीय इतिहास से संबंधित लिखित जानकारी के सबसे प्राचीन स्रोत वेद हैं। इनकी रचना आर्यों के द्वारा हुई, जो 1500 ईसा पूर्व से लगभग ईरानी पठार से प्रवास कर पश्चिमोत्तर भारत में आए थे। पश्चिमोत्तर कुछ इतिहासकार आर्यों के आगमन से ही सिंधु सभ्यता के पतन को जोड़ते हैं। आरंभिक वैदिक काल अथवा ऋग वैदिक काल मतलब 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में उनका विस्तार पूर्व की दिशा में हुआ। इसी क्रम में वे गंगे घाटी के क्षेत्र में आकर बसे। इसी काल में लगभग 800 ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। इस विवरण के अनुसार गंडक नदी के तट तक आने वाले नव आगंतुकों ने विदेह मतलब कि वर्तमान में तिरहुत मिथिला में निवास ग्रहण किया। गंगा के दक्षिण मैदान में भी संभवतः इसी समय आर्यों ने अपनी बस्तियां बसाई। लौह प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उन्हें जंगलों को काटने और कृषि कार्यों में सहायता मिली। इन बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों ने इन क्षेत्रों में नगरीकरण और तदुपरांत राज्यों के निर्माण में निर्णायक योगदान रहा।